शादी विवाह के झगड़े को लेकर लगातार आप तमाम तरह की खबरें सुनते रहते होंगे। आपके पड़ोस हो या आपके परिवार में इस तरह के कई झगड़े, क्योंकि शादी हुआ और तमाम परस्पर एक दूसरे के किसी सर्कमस्टेंसेस नहीं मिले या परिस्थितियां नहीं मिली तो विवाद शुरू हो जाते हैं। और इन वैवाहिक झगड़ों के पीछे लोग परेशान होते हैं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, किससे मिलें। तो इस पूरे विषय पे आज हमारे साथ रोहित रंजन साहब जुड़ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, करीब 2 दशक का अनुभव है, तमाम हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने किए हैं और एक बेहतर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर हैं। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। आज हम सहमति पे बात करने जा रहे हैं। आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स, इसका क्या प्रावधान है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं, और किस तरह आसान प्रक्रिया से, दो विवाद शुरू हो गया है लेकिन आसान प्रक्रिया से इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इनवाइट किया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मैं इसलिए इसको बोलता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आज के डेट में मोस्टली सोसाइटी एट लार्ज, हर घर में आप इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड इश्यूज को आप देखते हैं। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक थंब रूल है हमारे यहाँ लॉ में, और वो थंब रूल ये है और जिसको मैं बहुत रिगरसली मैं फॉलो करता हूं, वो ये है कि लॉ इन इंडिया इज नेवर अगेंस्ट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं। इसका एक तात्पर्य है। कॉमन सेंस क्या कहता है? जब दो लोगों की आपस में शादी हुई तो कॉमन सेंस यही कहता है कि दे विल लिव एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। उसके सर्टेन उनके ऑब्लिगेशंस हैं जो उनको डिस्चार्ज। पर अगर दो लोगों में आपस में नहीं बन रही तो कोई ऐसा कानून ये नहीं है जो जबरदस्ती किसी को ये बोले कि भैया आपकी नहीं बन रही है फिर भी आपको साथ रहना। तो इसलिए कॉमन लॉ ये कहता है भैया कि हम एज एन हस्बैंड एंड वाइफ हम रहेंगे एज पर आवर ओन स्वीट विल एंड डिजायर। ठीक है। पर ये भी नहीं है कि आप अपना स्वीट विल अपने हिसाब से चूज कर लोगे। उसके लिए फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पारिवारिक जो जीवन है, जो मैरिज है, मैरिज इज अ वेरी वेरी सोलमनाइज्ड। हमारे यहाँ इसका बहुत महत्व है जी। इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज, हमारे यहाँ फैमिली का कंसेप्ट, मैरिज का कंसेप्ट ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये इसके चलते बड़े सारे लॉज डेवलप हुए बाद में सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो कंसेप्ट है, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एज फार एज हिंदूज आर कंसर्न्ड। मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा फॉर आपके व्यूअर्स जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी। पर ओरिजिनली जो 1955 में जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आई तो म्यूचुअल डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। म्यूचुअल डाइवोर्स का कंसेप्ट 13B का जो प्रोविजन है हमारे यहाँ, वो 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। ठीक है। और वो इसलिए लाया गया क्योंकि हमारे यहाँ जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है, जब हम कंटेस्टिंग डाइवोर्स की बात करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। करेक्ट। और उसमें क्या होता था कि दो इंडिविजुअल के अलावा दो परिवार सफर करता था और उस इंडिविजुअल से जो बच्चे थे वो सफर करते थे। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, और क्या होता है कि जब दो लोग एक ही साथ रह रहे हैं स्ट्रेन रिलेशनशिप में, तो वो स्ट्रेन रिलेशनशिप इट गेट्स कल्मिनेटेड इनटू वेरियस अदर लिटिगेशंस। तो एक लिटिगेशन से मल्टीफेरियस लिटिगेशंस होते थे। करेक्ट। तो ये सोचा गया कि भैया एक ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जिससे कम समय में बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के एक मैरिज जो हो गई है उसको अगर वो लोग नहीं रहना चाहते हैं साथ में तो उसको डिसॉल्व किया जाए। करेक्ट। तो इसीलिए ये सहमति, जो आपसी सहमति जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं, उसके तहत जो है वो प्रोविजन लाया गया जिसको सेक्शन 13B, उसमें भी दो क्राइटेरियाज हैं, सेक्शन 13B1 और सेक्शन 13B2 जी।
तो जो सेक्शन 13B(1) है वो कहता है म्यूचुअल डाइवोर्स बाय कंसेंट, जिसमें फर्स्ट मोशन जिसको हम बोलते हैं कि हम पहला मोशन फाइल करते हैं, उसमें देयर आर सर्टेन मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस। वो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ये है कि शादी जो है कम से कम मिनिमम 1 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल शादी को नहीं हुआ है तो देयर इज अ बार ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स और इवन अ कंटेस्टिंग डाइवोर्स अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि 1 साल मिनिमम शादी का होना चाहिए। ठीक है। देन द सेकेंड क्राइटेरिया इज कि शादी के 1 साल के बाद कम से कम 1 साल से आप लोग एज एन हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे। ठीक है। रहने का नहीं रह रहे का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग रह रहे हो, आप एक ही छत के नीचे भी रह रहे हो, बट यू आर नॉट लिविंग एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब कि देयर इज नो कोहिबिटेशन, आपके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है 1 साल से, और तो वो एक सेकेंड मैंडेटरी क्राइटेरिया है। ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि भैया ऐसा है कि द सिचुएशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इनएविटेबल है, वो एज एन हस्बैंड एंड वाइफ रह ही नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है। और इसलिए दोनों लोगों ने ये डिसाइड किया कि भैया जब हम एक साथ नहीं रह सकते तो लेट्स गेट अ म्यूचुअल डाइवोर्स। ठीक है। तो उसके लिए फिर म्यूचुअल डाइवोर्स दोनों पार्टीज जो है वो अपना एक पिटीशन फाइल करती है 13B(1) में। उसके साथ आपको देयर आर सर्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट व्हिच नीड्स टू बी फाइल्ड। पहला डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट, करेक्ट। दूसरा एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि जुरिसडिक्शन उसके हिसाब से डिसाइड होती है, करेक्ट। तीसरा एज प्रूफ होना चाहिए दैट बोथ वर मेजर्स, और चौथा कि म्यूचुअल डाइवोर्स में सब कुछ आप पहले से डिसाइड करके जाते हो कि भैया हमारा ये मैरिज इस कंडीशंस पे हमारा डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो आपका कोई एक आपने एमओयू साइन कर लिया बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें दोनों ने अपनी सहमति दे दी, सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया, और दोनों के परिवार के तरफ से उनके पेरेंट्स या जो उनके गार्जियन है उनमें से कोई एक उसमें विटनेस है। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका आपको ये है कि आपको पता है कि मोस्टली जो केसेस ये होते हैं वो पहले 498 406 के केसेस होते हैं जहां पे एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड होती है बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द फैमिली मेंबर्स। फिर कोर्ट उसको कहता है कि भैया आप जाके इसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आप इसको सेटल आउट करो। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है, अगर आप सीरीज ऑफ केसेस उठा के देखोगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, तो आप चाहे कितने साल कंटेस्ट कर लो, आउट ऑफ 100 केसेस 90 केसेस आर फाइनली गेट सेटल्ड आउट। करेक्ट। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो कोर्ट का एक नया है, वो है मीडिएशन का प्रोसेस। करेक्ट। मीडिएशन पे बहुत एम्फेसाइज आजकल हो रहा है, क्योंकि मीडिएशन क्या है, चीजों को तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। एक मीडिएटर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट है जिनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है, वो दोनों पार्टियों को समझाते हैं कि भैया लिटिगेशन करने से कोई फायदा नहीं। तो क्या होता है कि कोर्ट जो है वो मैटर को रेफर कर देता है मीडिएशन में, फिर मीडिएशन में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप जाके म्यूचुअल डाइवोर्स का अपना वो फाइल करते हैं। ठीक है। ठीक है रोहित सर, मुझे ये बताइए, इस म्यूचुअल डिवोर्स की पूरी जो आपने प्रक्रिया बताई 13(1)A और 13(1)B को लेकर, टर्म्स कंडीशन भी बताए कि क्या क्या लागू होता है। 13B(1) एंड 13B(2). हाँ, B1 और B2, करेक्ट करेक्ट। मुझे सर ये बताइए कि आप पिटीशन लेके पहुंच गए, और अगला मेरा प्रश्न ये होगा कि क्या जज साहब को, जो फैमिली कोर्ट में आप जिसको फाइल करते हैं, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ता है, या इतना ही काफी है कि आपने दोनों ने एग्रीमेंट या एमओयू कर लिया कि साहब अब हम ये नहीं रह सकते, तो वो सेटिस्फेक्शन ऑफ जज वहां पर नीड है या नहीं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जी। देखिए, जज का सेटिस्फैक्शन इज पैरामाउंट जी, क्योंकि सिर्फ दो लोगों, बहुत सी केसेस ऐसे होते हैं, बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें किसी उस सर्कमस्टांसेस को वेव ऑफ करने के लिए या उसको छुपाने के लिए मियां बीबी जो है एक कोलूसिव पिटीशन फाइल कर देते हैं डाइवोर्स लेने का, ताकि बाकी जो अदर कॉन्सिक्वेंसेस किसी और चीज से रिलेटेड हो उसको वो मीट आउट कर सके। करेक्ट। तो
कोर्ट के पास सिर्फ जाके पिटीशन और एक एमओयू लेके जाना ही इज नॉट सफिशिएंट। जब पिटीशन जाती है तो पहला क्राइटेरिया कोर्ट का ये होता है कि कोर्ट पहले पार्टी से इंटरैक्ट करती है, और इंटरैक्ट करके दो चीजें करती है कोर्ट। कोर्ट पहला कोशिश ये करती है कि इनमें रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और ये लोग एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह सके। ठीक है। दूसरा, कोर्ट ये करती है कि जब रिकॉन्सिलिएशन का कोई प्रोसेस मतलब उनको कोई फिजिबिलिटी नहीं दिखती है, तो कोर्ट ये देखती है कि भैया क्या ये पिटीशन वॉलंटरली है, कोई अनड्यू एडवांटेज तो नहीं है, कहीं ड्यूरेस और कॉर्सन से तो नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो कोर्ट इंटरैक्ट करके पार्टियों को टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके हैं, बिकॉज कोर्ट के पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, उनके पास डेली 50 केसेस आते हैं, तो कोर्ट कैन इजिली मेक आउट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, फ्रॉम योर एग्रीमेंट, एमओयू, आपके इंटरेक्शन से कोर्ट ये सेटिस्फाई पहले होती है कि हाँ भैया ये जेन्युइन पिटीशन है, विदाउट एनी ड्यूरेस, कोर्शन और थ्रेट और फ्रॉड से है, विदाउट एनी कंसीलमेंट है। रोहित सर, बड़े साधारण भाषा में कहें तो मतलब दोनों का, जैसा आप ये देखते हैं कि भैया कोई दबाव तो नहीं है, कोई थ्रेटन तो नहीं है, कोई बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि आपने एबडक्ट कर लिया है और अब म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So the satisfaction of the court is paramount even in case of a mutual divorce. ठीक है ठीक है ठीक है। रोहित सर, मुझे ये बताइए कि जो परस्पर या सहमति से हुए तलाक में जो टर्म्स कंडीशन तय होती हैं कि साहब अब महिला है वो कह रही है ठीक है हम ले लेते हैं तलाक, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है हमारे वो तो कम से कम आप पूरे करेंगे, तो ये जो एग्रीमेंट बनेगा वो कितना बाध्यकारी होगा और कोर्ट की सहमति की जरूरत होती है? देखिए ऐसा है, म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में 2-3 चीजें आपको कोर्ट को देखनी होती है। पहला ये कि एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो वॉलंटरली है नहीं है, और वॉलंटरली है तो कोर्ट ये भी देखती है कि जो पार्टीज है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि कोई महिला जो है किसी इलिटरेट फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड है तो उसको बहला के फुसला के उसको जो उसके लेजिटिमेट राइट्स है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करके किया गया हो। तो कोर्ट ये इंश्योर करती है कि भैया डाइवोर्स देने के बाद वाइफ जो है वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ को लीड करे, उसके लिए क्या प्रोविजनिंग है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजनिंग क्या हो सकता है कि उसमें या तो पहले से हुआ हो कि भैया हमें इतना पैसा मैंने एज एन एलिमोनी ले लिया लाइफ टाइम के लिए, तो अगर वो प्रोविजन है, या मंथली मेंटेनेंस या क्वार्टरली मेंटेनेंस या ईयरली मेंटेनेंस मैं वाइफ को दूंगा, बच्चे को दूंगा, बच्चे की परवरिश का जिम्मा मेरा होगा, उसके एजुकेशन का जिम्मा मेरा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो आपको समझने की है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ सेटल किया है कि इवन इन केस ऑफ अ म्यूचुअल डाइवोर्स वेयर पार्टीज हैव एग्रीड टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन, बच्चे की जो लेजिटिमेट राइट्स है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते। ये नहीं है कि भैया आज मैंने बच्चे को मान लो उसके लिए परवरिश के लिए 10 लाख रुपया दे दिया तो फ्यूचर में अब उसका कोई क्लेम नहीं होगा। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया जब तक बच्चा मेजर नहीं हुआ है उसकी जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है इन द मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स ऑफ द पेरेंट्स दैट विल रिमेन इंटैक्ट। और इसीलिए अब एक प्रोविजन किया गया है, यू हैव टू फाइल एन एफिडेविट in terms of that judgment in support of your petition for mutual divorce कि हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई पर बच्चे का जो राइट है वो इंटैक्ट है। हाँ, मतलब उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ये नहीं है कि आप अलग हो गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म, ये नहीं करना, ये नहीं होना है, नहीं करना। ठीक है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जी, बोन ऑफ कंटेंशन जो होता है ना बच्चों के केस में, वो होता है कि कस्टडी किसके पास होगी। करेक्ट। विजिटेशन राइट जी। अच्छा ठीक है, आप पूछिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू रखें, वही मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा था कि बच्चों की कस्टडी को लेके कैसे। देखिए कस्टडी को लेके ऐसा है कि वो एक आपसी सहमति होती है, एमओयू में होता है, ठीक है, पर उसमें कोर्ट का ये व्यू होता है कि भैया कस्टडी जो है ना उसके लिए बच्चे का जो वो है वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड, उसको कोर्ट देखती है कि भैया ये नहीं कि आपस में आपने डिसाइड कर लिया और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हैज बीन इग्नोर्ड।
तो कोर्ट ये देखती है कि भैया की कस्टडी ऑफ द चाइल्ड जो है वो प्रॉपरली इट हैज बीन एग्रीड और नॉट। तो उसमें क्या होता है कि एमओयू में हो जाता है कि भैया देखो कस्टडी तो हस्बैंड के पास रहेगी या वाइफ के पास रहेगी, पर एज अ फादर और एज अ मदर उसका विजिटेशन राइट रहेगा, उसका हॉलीडेज राइट रहेगा, ठीक है। उसके जो एजुकेशन के खर्चे होंगे वो फादर बियर करेंगे, मदर बियर करेंगे, क्या होगा। तो ये एक हम पहले से वो तैयार करके जाते हैं। अब जैसे आपको आई गिव यू एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली आई फॉट अ मैटर in which the custody of the child was agreed in such a manner that the court was very happy with that, जिसमें ये था कि दोनों पेरेंट्स ने बोला कि भैया कस्टडी till the time we are not getting remarried, कस्टडी हमारा म्यूचुअल रहेगा, 1 महीना मेरे साथ रहेगा, 1 महीना मेरे साथ रहेगा, और उस दौरान फादर मदर जो है उनका विजिटेशन राइट्स होगा। करेक्ट। बट द मोमेंट एनी स्पाउस विल गेट मैरिड, उनको फिर परमानेंट कस्टडी का राइट खत्म हो जाएगा, ओनली विजिटेशन राइट्स राइट। ठीक है। कोर्ट वाज हैप्पी विद दिस व्यू कि भैया अल्टीमेटली पेरेंट्स ने ये सोचा है कि भैया बच्चे को मदर और फादर के लव एंड अफेक्शन से डिप्राइव नहीं हो सकते। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये बीच में रह गया क्योंकि ये बहुत से प्रश्न आते हैं कि साहब ये म्यूचुअल डिवोर्स हम जो फाइल करने जा रहे हैं बच्चों की कस्टडी के लिए सेपरेट करेंगे या म्यूचुअल डिवोर्स के समय ही हम बच्चों की कस्टडी भी फाइनलाइज कर लेंगे? सर इसका नहीं, अगर आपके एमओयू में ये चीजें इनकॉर्पोरेटेड है, हाँ, जिसमें ये है, तो ऐसा है कि जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उसमें आप अपना एमओयू लगाते हैं, उसमें आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम एग्री किए, उसमें वो बच्चे की कस्टडी का भी आप लिखते हो। तो कोर्ट जो है आपका बिफोर ग्रांटिंग अ डाइवोर्स, कोर्ट गेट योर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑन ओथ जी, ताकि आप अपने स्टेटमेंट से बाउंड है। अगर आप अपने स्टेटमेंट से डेविएट करेंगे यू विल मेड योरसेल्फ लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। करेक्ट। तो उसमें अगर एमओयू में आपके लिखा है और आपके डाइवोर्स पिटीशन में लिखा है कि बच्चे की कस्टडी का कैसे होगा, किसके पास होगा विजिटेशन राइट, तो उसके बाद वो आपके म्यूचुअल डाइवोर्स में ही वो हो जाएगा। उसके लिए यू डू नॉट नीड टू गो एंड फाइल अ सेपरेट पिटीशन अंडर द उसका जो एक अलग से एक्ट है चाइल्ड एंड वार्ड्स कस्टडी का, चाइल्ड एंड वार्ड्स एक्ट का जो है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, ये सही कहा। यानी कि इंपॉर्टेंट बात, अगर रोहित सर की आपने बात सुनी और समझी, यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स में जो एमओयू बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसी में दोनों पक्षों का क्या उन्हें लेना है, क्या देना है, बच्चों की कस्टडी कैसे करने, हमें कैसे आगे प्रोसीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुझे रोहित सर आप थोड़ा सा ये बताइए कि म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अलग अलग वकीलों की जरूरत होगी या एक कॉमन वकील से बात हो सकती है जो दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट कर ले? नहीं, आपको द मोमेंट यू बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन लॉयर द कोर्ट विल फील कि इट इज अ कोलेसिव सूट। तो नॉर्मली एडवाइस इज कि भैया दोनों के अलग अलग वकील हो, ताकि कोर्ट को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि भैया बोथ ऑफ देम हैज कंसल्टेड इंडिपेंडेंट लॉयर और बेस्ड ऑन देयर इंडिपेंडेंट एडवाइस इन्होंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है ठीक है। रोहित सर अब मुझे ये बताइए कि जैसा कि मुझे एक दो ऐसे भी कॉल्स और मेल आए कि क्या इस पूरे प्रोसेस को अनड्यू करने का कानून में कोई है प्रावधान कि सपोज करिए आपने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया और आप नहीं सेटिस्फाइड हैं और आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उस समय ले लिया था, गलत हो गया है, अब दोबारा से एक बार ठीक हो जाए सब कुछ, तो क्या अंडू करने का जी? नहीं, जब एक बार डिक्री ऑफ डाइवोर्स आपको बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया तो उसके खिलाफ अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ठीक है। आप इसको अनड्यू क्या करोगे? अनड्यू अपील में ही जाके करा सकते हो ना। बिल्कुल। तो उसके लिए आपके पास एक ही वो है कि अगर आपको इसको अनड्यू कराना है देन यू हैव टू मेक आउट अ केस कि भैया जो पहले आपके साथ एग्रीमेंट हुआ वो आपके साथ फ्रॉड करके किया गया, आपको गुमराह करके किया गया। ठीक है, पर ये बातें भी आप कह नहीं सकते क्योंकि जब आपने अपना कंसेंट डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल किया तो आपने उसमें लिखा है कि भाई दिस इज अ वॉलंटरी पिटीशन, it is not without it is without any fraud, misrepresentation, concealment, etc. तो
नॉर्मली जो है कोर्ट जो है ये कहती है कि नहीं भैया, नाउ यू सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन डन, यू वांट टू रिगल आउट, तो यू हैव कम विद द फ्रिवलेस दिस थिंग, वी विल नॉट एंटरटेन अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शनल केस विद अ कोजेंट एविडेंस, जहां पे क्लिंचिंग मटेरियल ये है जो ये करता हो कि हाँ भैया ये मटेरियल उस टाइम पे उसको बताया नहीं गया या दिखाया नहीं गया, उसको उसके इस राइट्स के बारे में उसको बताया नहीं गया था और इसको कंसील करके ऑब्टेन किया गया। सो ऑन दैट ग्राउंड ये मेरा क्वेश्चन था रोहित साहब, मेरा इसलिए क्वेश्चन था कि बहुत से मामलों में ऐसा भी हो रहा है कि म्यूचुअल डिवोर्स लेके 2 साल के बाद, देखिए लास्टली वो ह्यूमन बीइंग है, 2 साल के बाद उन्होंने समझ में आया कि साहब 2 साल पहले एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस समय हम बिल्कुल अपने आप पे काबू में नहीं थे, हमारा मेंटल स्टेटस नहीं था, तो हमने जाके डिवोर्स ले लिया। लेकिन 2 साल के बाद परिस्थितियां ये देखी कि हाँ हमने भी फील किया और दूसरे पक्ष ने भी फील कर लिया। मैंने इसीलिए तो आप यू कैन अगेन गेट रीमैरिड, देयर इज नो बार। करेक्ट। यू सी आफ्टर टेकिंग अ म्यूचुअल डिवोर्स any party is free to get married. सिर्फ कंटेस्टिंग केस में अगर डाइवोर्स होता है तो आप रीमैरिज तब तक नहीं कर सकते हो जब तक अपील का प्रोविजन है। करेक्ट। 30 डेज का पीरियड है अपील का इन केस ऑफ अ कंटेस्टिंग डाइवोर्स, सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। पर म्यूचुअल डाइवोर्स में तो ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है। और म्यूचुअल डाइवोर्स के बाद व्हेन यू आर फ्री टू मैरी एनीवन, this can be your ex-wife also after some time if you realize कि भैया चलो गलती होगी, now we can again। और बहुत से ऐसे केसेस में जहां पे बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ है, हमने देखा है कि फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन दोनों पेरेंट्स दे अगेन स्टार्टेड लिविंग एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। यस। तो मैंने आपको क्या बोला, देखिए ऐसा है ना, मैंने इसीलिए पहले ही आपको बोला लॉ इज नेवर अगेंस्ट कॉमन सेंस। भैया मुझे अगर किसी के साथ रहना है एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, नोबडी कैन स्टॉप मी। नहीं रहना है तो आल्सो नोबडी कैन फोर्स मी। करेक्ट। निश्चित रूप से रोहित सर ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई म्यूचुअल कंसेंट से अपने डिवोर्स लेने की, बहुत सब कुछ करीब करीब उन्होंने समेटा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो लगातार एक ईमेल और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, आप रोहित सर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एमओयू एक बड़ा पार्ट होता है, कस्टडी एक बड़ी पार्ट होती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट बहुत बड़ी चीज है। तो इस नंबर पे आप जाके बात कर सकते हैं और रोहित सर से सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।